अनित्य जी से। अनित्य जी कृपया जी। भाई साहब, जो अभी आपने 7 बताए, ये इतने विस्तार से और इतनी अच्छे से आपने इसको डिस्क्राइब, व्याख्या इसकी की है कि अगर इसको, हम तो इसको बेसिकली कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे थे, पर जैसा कि आपने कहा तो मुझे ये भी लगता है कि हमें ये विस्तार करना चाहिए कि मनुष्य मात्र अगर इन 7 बिंदुओं को समझ ले सही से, तो शायद उसका अंदर से लेके बाहर तक उसका व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, तो वो थी संगठन का मतलब सेवा है। और ये जो कोरोना वायरस का आपदा काल आया, इसमें हमने देखा कि एक संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। एक संगठन मंत्री के रूप में आपसे हम ये जानना चाहेंगे जरूर कि कैसे आप लोगों ने इसको प्लान किया था, कैसे इसके बारे में योजना की थी, और जनता की सेवा के लिए जो निकले तो उसके बारे में, उसको कैसे किया आपने। इसके बारे में हम हमारे दर्शकों को अगर विस्तार से जानकारी देंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा है। देखिए, ये जो बातें जब हम जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे, अगर वह भाव है, आप सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर चलते समय कहीं किसी की दुर्घटना होती है, वह दुर्घटना हुई और उसने एक बार गर्दन घुमाई, देखा और आगे बढ़ गया। दूसरा व्यक्ति आता है उसके पीछे, वो आता है, कार में बैठा है, बाइक से जा रहा है, कैसे जा, साइकिल से जा रहा है, पैदल जा रहा है, कोई मायने नहीं रखता। वो देखता है तो उसको लगता है बाइक स्पीड से चला रहा है, वो एकदम देखता है दुर्घटना हुई, ब्रेक लगाता है, रुकता है, स्टैंड पर लगाता है, खड़ा होगा, तुरंत उसके पास जाता है, गिर गया, उठाता। उसके दिमाग में कतई ये बातें नहीं रहती, पुलिस क्या करेगी, फलाना क्या होगा, हमारे क्या होगा, कौन क्या होगा, कौन है, किस वर्ग का है, किस जाति का है, किस समूह का है, किस आयु का है, कोई मैटर नहीं करता। क्यों? ये दोनों व्यक्ति हैं इस समाज के अंदर। एक के अंदर यह संवेदना का असर नहीं होता है तो उसके मन का संयम नहीं है, मन के सद्भावना नहीं है, मन में सकारात्मकता नहीं है, जिस कारण से वो समस्या उसके साथ आती है। दूसरा व्यक्ति है जो इन सारी चीजों से अलग है। यह जब शब्दों से आप व्याख्या करते हैं तो एक अलग पक्ष बनता है, लेकिन जब इसका समुच्चय बनकर शरीर में आत्मसात हो जाती है चीजें, तो स्वाभाविक दूसरे का कष्ट देखकर भाव पैदा होता है और हम तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जब ये कोरोना काल का कालखंड था, उस काल में जब ये परिस्थितियां पैदा हुई, अचानक से लगा कि कठिनाइयां तो आएंगी, एकदम सब कुछ बंद हो गया, व्यापार स्थान बंद हो गए, बाकी बंद हो गए। तो बड़ी बातें तो ठीक थी, कई बार बातें दिमाग में आई कि हम लोग भी सोचते थे, हमारे पूरे पार्टी संगठन ने भी सोचा इस विषय पर, प्रारंभिक दिनों से ही एकदम से आया कि सब बंद हो जाएगा तो फिर जीवन कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की कि हमें यह ध्यान रखना है, देश को ध्यान रखना है कि कोई भी भूखा न सोए। उनका एक शब्द पर्याप्त था, और जिसके अंदर यह भाव था वो निकल पड़ा उस काम के दिशा में, उस चीजों की चिंता करने में। चिंता उसकी शुरू की जो रोज के थे, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि 10 दिन घर में रहकर खा सके। बहुतों के पास तो रहने का घर भी पूरा नहीं था। बहुत कठिनाइयों के कितने हैं वो सारे दौर हम लोगों ने देखे हैं, इस कालखंड में हम लोगों ने देखे। और लेकिन जो भाव मन के अंदर आया कि कठिनाई पैदा हो रही है, मुझे ध्यान है कि 27 मार्च को पहली बार हम सब एकदम वाराणसी के अंदर, लगा कि बाकी तो ठीक था, 3-4 दिन कर्फ्यू का ये सब लॉकडाउन का चला था, तो जो रोज की कमाई करने वाले, रोज कमाने धमाने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति कैसे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, जो कुछ जगहों पर काम कर रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ काशी में घाट पर नाव चलाने वाले लोग हैं, घरों में काम करने वाले, इस प्रकार के डेली वेजेस वर्क करने वाले लोग हैं, तो ऐसे कठिन लोगों के साथ वो रखते भी नहीं है, उनके यहाँ तो जगह भी नहीं, कितना सामान सामग्री अनाज इकट्ठा करके रखें। तो 2-3-4 दिन तो चल गया, बाद में कठिनाइयां पैदा हुई, तो फिर एकदम से शुरू हुआ। हम लोगों ने प्रारंभिक दिनों में यहाँ पर 27 मार्च को मुझे ध्यान है कि यहाँ काशी में प्रारंभ हो गया था, और हमने कच्चे अनाज कुछ से एकत्र हुए जिन लोगों के पास, क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र में अनाज वगैरह भी उपलब्ध थे, कुछ सक्षम लोग कर सकते थे, क्योंकि जो जिनके पास भरा पूरा है उसी से पोषित हो सकते हैं, बाकी जो सक्षम है वो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है, यानी ऊपर वाला भी हाथ नीचे बढ़ाए और नीचे वाला भी ऊपर, नीचे गिरा है तो उसको ऊपर उठाने के लिए, तो दोनों को, वो नीचे वाला हाथ उठाता है और ऊपर वाला झुकता है। ऊपर वाला झुका, जो सक्षम व्यक्ति था वो झुका, और उसके साथ जोड़ करके हम लोगों ने एक अनाज के पैकेट बनाए, और लगभग सभी थे, आटा, दाल, चावल, तेल, उसके जो चीनी, चना,
मसाले, नमक, ये जितनी उसकी यानी एक सप्ताह तक वो खा सके। तो प्रारंभिक दिनों में जो उपलब्ध हुआ, लगभग एक सप्ताह का एक पैकेट बनाया और उसको फिर नमो किट का नाम भी दिया, और फिर वो पहले दिन बटा, क्योंकि तब तक तो था उनके पास गैस सिलेंडर वगैरह भी था, बाकी भी था, जब तक मैंने घर में चूल्हा भी था, पकाने का उनके पास व्यवस्था भी थी। क्योंकि जब बांटने गए तो ध्यान में आया कि हम लोग गैस की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे झोपड़ी लगाकर, विशेषकर स्वीपर क्लास के जो लोग हैं या ऐसे भी लोग हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि थे वो, मतलब पूछने पर लगा उनको कि नहीं अभी तो कोई बात नहीं है, एक आध दिन के बाद कठिनाई जरूर पैदा हुई। तो लगा कि हम सही समय पर उनके पास पहुंच गए और उनको यह अनाज उपलब्ध किया कि भाई पका खा सको, कम से कम इतना तो हो सके। वो शुरुआत हो गई। और फिर प्रधानमंत्री जी को उस आह्वान के बाद हमारे राष्ट्रीय इस बात की घोषणा की कि हम अपने पड़ोस वाले 10 लोगों के भोजन की चिंता करें, प्रतिदिन पका भोजन उपलब्ध कराएं। तो फिर ये लगभग 29-30 तारीख के बाद और लोगों ने समाज के लोगों से भी संपर्क किया, जो सामाजिक संगठन हैं, जो एनजीओज हैं, जो व्यक्तिगत रूप से लोग चिंता कर सकते हैं, सक्षम लोग हैं, उनसे संपर्क करके, और पार्टी की तरफ से भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों ने प्रयत्न करके और पूरे बनारस के अंदर भोजन बनाने की व्यवस्थाएं शुरू की। लगभग 29-30 से यह रेगुलर शुरू हो गया। तो भोजन पैकेट बनाना, पूरी सब्जी प्रारंभ में तो यही बनी, और धीरे धीरे उसी दौरान और जगहों पर भी इसकी शुरू हुई। हम लोगों ने पूरी तरह से सभी जिलों में इसकी बैठकें शुरू की, और माध्यम तो आपके नमो ऐप के माध्यम से ही पहले बातें हम लोगों ने पहुंचाई थी, लेकिन बाद में वो मीटिंग शुरू की, और हमको पता भी यहीं से चला था, सही बताऊं तो फिर वो सभी जिलों की हम लोगों ने बैठकें शुरू की, और एकदम प्रारंभिक नियमित उसकी योजना शुरू हुई। गांव में जो लोग थे, गांव से अनाज इकट्ठा करना शुरू किया, और बहुत आपको बताऊं आश्चर्यजनक स्थिति थी कि गांव में किसी ने प्रश्न नहीं खड़ा किया। मोदी जी ने ये लॉकडाउन जो किया है, ये देश के हित में किया है। ये गांव के सामान्य किसान, जिसका शहर की राजनीति की व्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं था, जब उनके यहाँ गए कार्यकर्ता, आपको आश्चर्य होगा, एक एक जिले में 1,000 क्विंटल अनाज इकट्ठा किया लोगों ने, साथ दिया। स्थिति ऐसी हो गई कि लेकर आए, रखें कहाँ, स्टोर कहाँ करें, यह कठिनाइयां पैदा होने लगी। तो वो एक जगह लोग गांव में जाते थे, एक को मांगते थे, 5 ले आकर उपलब्ध कराते थे, वहीं गांव में ही इकट्ठा करके उनको रख देते थे, बाद में लेकर के आएंगे, क्योंकि स्टोर करने की एक समस्या हो रही सब जिलों की। मैं केवल काशी की बातें नहीं कर रहा हूँ, हमारे काशी क्षेत्र के शासकीय तौर पर लगभग 12 जिले हैं, हमारी संगठन रचना के 16 जिले हैं, महानगरी इकाई भी है, प्रयाग का है, काशी का है, और ग्रामीण क्षेत्र भी, ग्रामीण जिले भी हैं। सुदूर सोनभद्र के जंगल से लेकर और ये शहरी क्षेत्रों से लगे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ये सभी लोग भी, और अच्छी तरीके से बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं उपलब्ध हुआ, कहीं कहीं दाल भी उपलब्ध हुआ, चना मिल गया। तो ये सारी चीजों को लेकर के हमको थोड़ा सहूलियत हो गई पैकेट बनाकर लोगों के पास पहुंचाने की, और बड़ी मात्रा में हम लोगों ने भोजन के अनाज के पैकेट बनाकर और उपलब्ध कराए। शहर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, हमारे गोरखपुर क्षेत्र के भी ऐसे सभी जिलों में हम लोगों ने बातचीत की। और आपको जब बताऊं कि मैं 29-30 तारीख तक होते तक सभी जिलों में ये गतिविधियां पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिना कोई प्रश्न खड़ा किए, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, अन्य दलों की स्थिति क्या है, बाकी समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ हैं, कांग्रेस के लोग कहाँ हैं, दिमाग था ही नहीं। क्योंकि जब आप किसी एक रचनात्मक काम में जाते हैं, किसी की सेवा के लिए जाते हैं, तो दुनिया की बात ध्यान में नहीं आती। मैंने कहा ना, उस समय उसके दिमाग में नहीं रहता कि पुलिस क्या करेगी और हॉस्पिटल में क्या होगा, ये अगर इसकी डेथ हो गई तो मेरे ऊपर ना, कुछ नहीं रहता। उसमें एक ही भाव रहता, इसकी जान बची बना के रखनी थी। सब कार्यकर्ता काम करते तो अपना भी मन नहीं लगता। फिर मैं चला गया था, पता चला बाल्टी में उन्होंने पनीर की सब्जी बनाई थी, एक में चावल, एक में दाल, 4 बाल्टियां लेकर कार्यकर्ता घर में जा रहे थे, क्योंकि आएंगे तो परेशानियां पैदा होगी, भीड़ होती थी। तो उन्होंने कहा नहीं आप घर में रहिए, मैं लेके पहुंचाऊंगा। तो दरवाजे पर बर्तन रख देते थे, एक जगह बर्तन रख देते, वो उसमें परोस देते थे, फिर आगे बढ़ते थे। उन्होंने, अब ये तो करना ही पड़ता क्योंकि प्रोटेक्शन उसकी जरूरत थी, सुरक्षा जरूरी थी, उसकी भी सुरक्षा जरूरी है, हमारी भी सुरक्षा जरूरी, ज्यादा समय तक काम करने के लिए। और वो बता देते कि रोज की हम लोग मेनू तय कर रहे हैं। और पूछा व्यवस्था कैसे करी, कहे कि जो देता है वो बताता है कि नहीं आज इसकी सब्जी बना के खिलाना, मैं दे रहा हूं। ये देश का भाव, ये नहीं समझ में आएगा पॉलिटिकल राजनीति करने वाले लोगों को। जो उस भाव के साथ जुड़ा है उसको ही यह बात समझ में आएगी। और खूब समाज इसके साथ खड़ा हुआ, देश खड़ा हुआ। लोगों ने इसके भोजन के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रयत्न किए। ध्यान में आया कि कोरोना के इस कालखंड में बहुत सारे ऐसे और मरीज थे, बीमार जो लोग थे, एकदम से हॉस्पिटल बंद हो गए, उनके जो ओपीडी बंद हो गए,
और तमाम बड़े मेजर जो चीजें थी जिनमें टाली जा सकती थी वो तो डॉक्टरों ने टाली, लेकिन सब प्राइवेट हॉस्पिटल भी बंद, बाकी भी बंद। छोटी मोटी बीमारियों का कैसे समाधान होगा? तो छोटी बीमारियों के लिए रास्ता निकालना चाहिए। हम लोगों ने कोशिश की, डॉक्टर्स अपनी अपनी जगह तो तैयार हुए, भारतीय जनता पार्टी की महानगर की इकाई ने और पूरे हमारे काशी क्षेत्र के सभी जिलों ने बाद में प्रयत्न किया। हम लोगों ने टेलीमेडिसिन कंसल्टेंसी की एक व्यवस्था शुरू की। हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता यहाँ पर डॉक्टर हैं, उन्होंने इसकी व्यवस्था बनी। अकेले बनारस में लगभग हमारे 62 डॉक्टर, 62 डॉक्टर्स थे, उसमें हर प्रकार के, उसमें महिला डॉक्टर्स भी थे, बच्चों के भी थे, सर्जन भी थे, ऑर्थोपेडिक वाले भी थे, क्योंकि कठिनाई किसी की भी कभी भी आ सकती थी। और नियमित अखबारों को, वो अखबारों से आग्रह करके, अखबारों ने भी सहयोग किया, सोशल मीडिया पर भी उसको डाला, उनकी सूचियां जारी की, उनके फोन नंबर डाली गए। 24 आवर 24x7 यह व्यवस्था है, क्योंकि डॉक्टर भी अपने घर में थे। और मैं उनको भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कभी भी, बाद में हम लोगों ने रोज उनसे पूछते थे कि डॉक्टर साहब आपके पास कितने फोन आए आज, क्योंकि वो फोन करते थे, उनसे दवाएं पूछते थे और दवाएं। और दूसरा, हमारे जो वर्कर थे उनके वर्करों के नंबर दे रखे थे, तो उनकी जो दवाएं होती थी उनके पास, वो उनको बता दे। अगर मान लीजिए वो आसपास तो मेडिकल स्टोर है नहीं, गांव का कोई है, कैसे होगा? तो हमारे बाकी कार्यकर्ता का एक नंबर हर जिलों में तय कर रखा था, वो उनको बताते थे, वो दवा उनके घर तक पहुंचाते थे। हर जिलों में एक मेडिकल स्टोर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एक मेडिकल स्टोर तय किया हुआ था। तो मेडिकल स्टोर वाला जो मेन स्टोर था जहां से थोक से दवाएं ले आते थे, उनको लिस्ट दे देते थे, वो वहां से दवा ले आते थे, अगले दिन वो कार्यकर्ता ले जाकर उनके घर पहुंचा देते थे। क्योंकि ले जाना भी एक बड़ा विषय था। एक सिस्टम इसका हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ ने बहुत अच्छे से खड़ा किया। और यह भी उस कालखंड में एक बहुत ही एक व्यवस्थित रचना भी इसकी चली। बाद के दिनों में यह चलता रहा। बाद के दिनों में जब पैदल मजदूरों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जब राजनीति की, तो सारी बातें राजनीति की तरफ है, मैं कोई राजनीति के पक्ष को या नहीं रख रहा, मैं तो उस सेवा के पक्ष को रख रहा जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से यहाँ प्रयत्न किया। जब ये पैदल मजदूरों का चला, तो जब आने लगे, ध्यान भी आ गया, तो जो जिनके पास चप्पल नहीं थे, चप्पल की बात है, चप्पल इकट्ठा करके उनको बड़ी मात्रा में उनको उपलब्ध कराया। इसी दौरान हम लोग सब सैनिटाइजर और मास्क की लगभग 12 लाख मास्क वाराणसी शहर में बटे थे। लगभग 4.5 लाख के आसपास सैनिटाइजर की एक 100 ml की एक शीशी मिल गई थी। तो समाज के सहयोग से ही था, उसको उपलब्ध कराया था, लोगों के पास पहुंचाते थे, सामान भी पहुंचाते थे। बाद में पैदल मजदूरों की भी व्यवस्था बनाई गई, उसके कैंप लगाए गए। जो हाईवेज चलते हैं, सब जगहों पर हाईवेज पर, सभी जिलों में, केवल वाराणसी में नहीं, तो सभी जिलों में, प्रयाग की तरफ, सुल्तानपुर की तरफ, जहां जहां से ये मजदूर निकल रहे थे, वहां कार्यकर्ताओं ने कैंप लगाए, टेंट लगाया, व्यवस्थाएं बनाई, नहाने धोने की व्यवस्था बनाई। वाराणसी में तो हाईवे पर 2 स्थानों पर बाकायदे नहाने, क्योंकि वो कई दिनों से स्नान नहीं करते थे। मैं केंद्र पर जाकर बैठा था, आग्रह करते थे, हो गया थोड़ा बस्तर, ये सामान रखो, जरा सब लोग नहा धो लो, नहाओ तो फिर भोजन करवाएंगे। क्योंकि काशी है तो थोड़ा सा यहाँ का गंगा जी का भी असर है। तो कई बार मजाक में बोलते हैं कि नल में गंगा जी है, क्योंकि काशी के नीचे तो सब गंगा जी का ही प्रभाव है, तो गंगा जी का स्नान करो, क्योंकि गंगा जी जा नहीं सकते थे। तो आनंद मस्ती के साथ, यानी वो भी प्रसन्न होते थे, थकान दूर हो जाती थी। 2 कार्यकर्ता उनको देते, साबुन वगैरह रखे, नहलाना, फिर भोजन बैठा के खिलाना। लगा ही नहीं कि कोरोना का कहीं प्रभाव दिखता है। मैंने कहा कि ये जो बैठा कर खिला रहे हो तो कहीं कोरोना का ना हो जाए। तो इतना मन का विश्वास है। देखो, अगर होना होगा तो हम लोग किस विचार में रहते हैं, अगर होना होगा तो हम रोक नहीं सकते। कितना फिलोसफिकल जवाब दिया उसका कि भाई साहब, अगर होना ही होगा तो कौन रोक लेगा, क्योंकि ये हिंदू विचार दर्शन है। हम इसमें विश्वास करते हैं कि बिगड़ना होगा तो बिगड़ ही जाएगा, हम रोक नहीं सकते। चाहे जो है तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, वो व्यवस्थाएं उनके साथ जोड़ करके उन्होंने बड़े मन से ये सेवा भी की। उनको बाद में ट्रेनों से जब लोग आने लगे, तो ट्रेनों के कारण से एक बड़ी संख्या आती थी, और कई बार ट्रेनें 2 दिन 3 दिन भी लगे हैं बाद के दिनों में किन्हीं कारणों से। लेकिन यहाँ वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पूरी यानी कार्यकर्ताओं का समूह 8-8 घंटे की ड्यूटी का 3 शिफ्ट बना करके, और उनको भी भोजन पैकेट उपलब्ध कराना, बाकी यानी विशेषकर भोजन ही उनको उपलब्ध कराया। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत व्यवस्था बना दी थी, गांव में राशन भी उपलब्ध कराया था। इसीलिए गांव में समस्या अपेक्षाकृत समाज में शासन की तरफ से, यानी भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, इन्होंने, सरकार ने भी जो व्यवस्था बनाई थी वो भी भरपूर थी। तो गांव में, क्योंकि मुफ्त में उनको सिलेंडर भी मिला और गांव में राशन भी मिले, राशन में पर्याप्त सामग्री मिली। राशन की दुकानों पर भी हम कार्यकर्ताओं ने वहां पर खड़े होकर सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था, यानी साबुन पानी लेकर के अथवा सैनिटाइजर लेकर के उनके पास उपलब्ध हुए। जिनको राशन नहीं मिल रहा था, उनको कहीं
क्योंकि तमाम शिकायतें आ सकती थी, बाकी हो सकता था, तो वहां भी लाइन अप करवाना, उनको डिस्टेंसिंग रखवाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना अथवा साबुन से हाथ धुलवाना, बाल्टी पानी लेकर साबुन से सब जगहों पे, इस कारण से प्रॉपर सबको अनाज भी मिले। बहुत कम शिकायतें आई, और कार्यकर्ता के रहने से जहां शिकायत भी आई उनका समाधान भी प्रशासन से कहकर करवाए, क्योंकि थोड़ी सी राशन के दुकान और कोटेदारों के बारे में धारणा अलग तरीके की समाज की है। लेकिन इस कालखंड में ऐसी शिकायतें बहुत ही गिनती की आई, एक आध आई भी तो प्रशासन ने भी बड़ी सख्ती के साथ उसको तुरंत समाधान किया, कहीं किसी ने इस पर देरी भी नहीं की, बहुत सहयोग रहा प्रशासन का भी। ऐसे बैंक जब खुल गए तो बैंकों के सामने जब प्रधानमंत्री जी की तरफ से जब ये उनके खाते में पैसे आए, किसान सम्मान निधि के पैसे आए, तो बैंकों में पैसे निकालने के लिए वो जाने लगे, तो वहां भी डिस्टेंसिंग बनवाने के लिए कार्यकर्ताओं को लगाया गया। ये सब भी काम इसके साथ साथ किए, यानी सेवा के साथ साथ सहयोग भी करना। तो उन व्यवस्था के साथ वो कई जगहों पर बैंक के अधिकारियों ने स्वतः व्यवस्थाएं करवा दी, उनको साबुन पानी सब उपलब्ध करवा दिया, केवल उनको कह दिया कि भाई आप कराओ। यद्यपि पुलिस ने भी व्यवस्थाएं बना के रखी थी तो उनके साथ, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने भी खड़े होकर जगह जगह यह व्यवस्थाएं बनाई, और एक अच्छी तैयारी के साथ सेवा के ये सारे पक्ष, यानी शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी, ये सारा यानी पूर्ण संयम के साथ, कहीं कोई विवाद नहीं, तनाव भी नहीं, अगर उन्होंने क्रोध भी दिखाया होगा तो भी धैर्य के साथ। और आपको बता दूं, आश्चर्यजनक बातें बताता हूं, जब रेलवे स्टेशन पर उतर रहे थे मैंने देख रहा था, इतनी भीड़ आती थी, आप कल्पना कर सकते हैं ट्रेन की भूखी हुई, जिनको दो भोजन नहीं मिला हो और एक साथ दिखे और सारा भोजन एक साथ दिख रहा हो, तो कहीं गलती से भी किसी ने लूटपाट जैसी स्थिति नहीं हुई। कार्यकर्ता केवल है, और कार्यकर्ता नजदीक भी नहीं गए, एक को पकड़ा भी नहीं, वो हाथ बांध खड़े रहते, केवल इतने में लाइन से आओ, एक एक पैकेट उठा के चले जाओ। उनको पानी की व्यवस्था, उनके भोजन के पैकेट की व्यवस्था दूर दूर रखी हुई थी, आते थे उठाते, भीड़ 500 की संख्या, एक तरीके 3-4 स्टॉल बना रखे थे, आराम से एक उठाते थे लेकर जाते थे। यानी जब आप वातावरण निर्माण करते हैं तो समाज भी उसका अनुपालन करता है। ये ऐसे लोग जिनको आप इलिटरेट मानते हैं, जिनको बहुत खराब मानते हैं, जिनको दूसरे तरीके से लोग देखते हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। कितने अनुशासन के साथ उन्होंने, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कोई तनाव नहीं हुआ, ये सारे कार्यकर्ता, और कहीं किसी ने डांटा बोला भी नहीं, तेज आवाज में कभी बोला भी नहीं, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से सभी ने इसको स्वीकार भी किया, और अच्छे तरीके से सभी जिलों में, मेरे ग्रामीण क्षेत्र के जिलों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी एक अच्छे तरीके से सब प्रयत्न किए। दूसरा, वैचारिक रूप से भी बनारस में कुछ प्रयोग चलाते रहे ताकि उस दौरान, और मुझे लगता है कि चर्चा कर देनी चाहिए बनारस के संदर्भ में। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा बनारस के जो लोग होंगे उनको तो इसका अंदाज है ही है, मैं इसको पूरा करूं इस विषय को, तो इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं। ये सब सेवा के काम के साथ, जरा बनारस बिना वैचारिक खुराक के पूरा भी नहीं होता, बिना आनंद मस्ती के तो बनारस में होता नहीं है। और बनारस में जब इनकी चर्चा चलती है तो जहाँ जीवन के रक्षक भगवान शिव हैं, तो यहाँ मणिकर्णिका भी है, ऋषभ घाट भी है, तो यहाँ मरने को भी अमर ही मानते हैं, यहाँ मृत्यु को भी बड़े आनंद से लेते हैं। तो यह तो एक पक्ष है। ऐसे ही यहाँ मस्ती का जो माहौल है, मस्ती के माहौल में बनारस की चाय की दुकानों पर अड़ियों की एक बड़ी अच्छी परंपरा है, और उस अड़ियों पर बड़े बड़े विद्वान, साहित्यकार, कलाकार, जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त लोग हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण और ऐसे जो देश के ख्यातिनाम पुरस्कार हैं, अथवा उनकी, ये सब इकट्ठे होते हैं और एक रस में, एक मस्ती में सब अपना चाय पीना तो बहाना रहता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों की गहन चर्चाएं भी उसमें, बहुत सारी फिल्में बनी, काशी की 80, और जो है काशीनाथ सिंह जी का उपन्यास, और साहित्य लिखे गए, चर्चाएं लिखी गई, साहित्य में चर्चाएं। तो ये सब अड़ियों की जो परंपरा बनारस की एक विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ को ध्यान में आया काशी को, उन्होंने एक सब वर्चुअल दुनिया जब चल रही थी तो उसमें यह इसकी भी एक प्रक्रिया शुरू की। मैं उसकी अगर करेंगे तो उसकी विस्तार से चर्चा मैं करूंगा, लेकिन सेवा के विषय पर उन सबको भी जोड़ने की कोशिश की है, वैचारिक रूप से भी जोड़ने की कोशिश की है, और कार्य करके भी जोड़ने के लिए प्रयत्न किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जब आप बता रहे थे तब हम समझ पा रहे थे कि कितनी बड़ी कार्य योजना, कितनी मेहनत और कितना समर्पण गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का। और जो वैचारिक खुराक की आप बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आ रहा था, हम लोग इस अच्छे से फॉलो करते हैं। आप गुरुवारी अड़ी और शुक्रवार का पद्म कार्यक्रम जो होता है आपका, तो उसको हम अच्छे से फॉलो करते हैं। बहुत